विविधता और भारत की सामाजिक विविधता। भारत की सामाजिक विविधता, सोशल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। सोशल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। कल हमने देखा था भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, ठीक है। उन विशेषताओं को हमने अलग अलग पॉइंट पे देख लिया था। आज देख लेंगे भारतीय समाज की विविधता, क्योंकि विविधता उसमें डाइवर्सिटी पहला पॉइंट था, ठीक है। डाइवर्सिटी को समझ लेंगे, कौन कौन से लेवल पे डाइवर्सिटी है इंडियन सोसाइटी है, भारतीय समाज में, उसको जान लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें प्रजातीय विविधता की बात करेंगे। प्रजातीय विविधता मतलब रेशियल डाइवर्सिटी। रेशियल डाइवर्सिटी, प्रजातीय विविधता या नस्लीय विविधता आप इसको कह सकते हैं। बोलते हैं कि किस नस्ल का है। हाँ, नस्ल की जब बात आ जाती है, प्रजाति की जब बात आ जाती है, तो इसका मतलब है कि वो शरीर की शारीरिक, चाहे वो आकृति हो, रूप रंग हो, इन सब पे बात कर रहा हूं। जैसे आप देखोगे रेशियल डाइवर्सिटी में कुछ व्यक्ति के शरीर के कुछ अंग, उनके बाल, उनकी नाक, आंख अलग अलग प्रकार की होती हैं, वो अपनी एक अलग विशेषता रखती है। यही क्या है? प्रजातीय विविधता है। तो कुछ मानव शास्त्रियों ने, जिसमें हर्बर्ट रिसले, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जैसे हर्बर्ट रिसले, हर्बर्ट रिसले हो या फिर बिरजा शंकर गुहा, क्योंकि अपने इंडियन रहे, गुहा, इन लोगों ने अपनी अपनी रिपोर्ट ही दी, रिपोर्ट सौंपी। ये किसके बिहाफ पे हुआ? इधर सर 1931 की जनगणना के अनुसार 1931 की जो जनगणना हुई, उसके अनुसार जो बिरजा शंकर गुहा है, इनका ज्यादा जो मत है, जो स्टेटमेंट है, वो ज्यादा वैलिड माना जाता है। क्योंकि एक तो भारत की, दूसरा भारत की जो नस्ल हैं, प्रजातियां हैं, उन पे इन्होंने अच्छे से स्टडी किया और बताया कि जो भारत की प्रजातीय विविधता है, भारत के जो लोग हैं, उनको 6 प्रजातियों में अलग अलग बांटा है। 6 प्रजातियों में अलग अलग बांटा है। तो वो कौन कौन सी प्रजातियां होती हैं, उन पर बात कर लेंगे, ठीक है। जैसे इसमें सबसे पहले हम देखेंगे निग्रिटो। निग्रिटो का नाम सुना होगा आप लोगों ने। निग्रिटो, निग्रिटो के बारे में, इनकी जो विशेषता होती है, दरअसल काले रंग की त्वचा होती है, ब्लैक स्किन होती है इनकी,
काले रंग की त्वचा, जो उनकी विशेषताओं के बारे में लिखेंगे कुछ पॉइंट, तो आपको अंदाजा हो जाएगा अच्छा ये लोग होते हैं। ठीक है, काले रंग की त्वचा होती है, चौड़े सिर होते हैं, घुंघराले बाल, चौड़े सिर, घुंघराले बाल, और सबसे आसान से आइडेंटिफाई मतलब वो इनके होठ जो होते हैं मोटे मोटे होठ होते हैं। ठीक है, और मोटे होठ, मोटे होठ। तो काले रंग की त्वचा, सिर चौड़े, घुंघराले बाल, मोटे होठ। तो आप समझ पा रहे हो, मतलब माइंड में फिगर बन गया है कि नहीं, इमेज बन गया होगा किस तरह के हैं। अगर आपसे पूछा सामान्यतः कहाँ पाए जाते, कौन क्षेत्र में, कौन से द्वीप पर, महाद्वीप कंट्री में, हाँ अफ्रीकन वाले। ठीक है, तो ये वही प्रजाति, ये वही प्रजाति है, ये वही नस्ल है। अब बात आती है कि फिर इंडिया में क्यों बढ़ा रहे हैं, तो भारत में अपने अंडमान निकोबार में जनजाति हैं वो यही है, अंडमान निकोबार का जनजातीय समूह, ट्राइब्स ग्रुप जो है वो अंडमान निकोबार का इसी रेशियल से बिलोंग करता है, इसी रेशियल फैमिली से ताल्लुक रखता है। इसकी जो मोस्टली ज्यादा प्रजाति है वो अफ्रीका से संबंधित है, अफ्रीका से संबंध रखती है, ये भी लिख सकते हैं आप। ज्यादा संबंध इसका अफ्रीका से, ठीक है, अफ्रीका से। दूसरी जो नस्ल है, प्रजाति है, उसका नाम है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, या आप इसको ऑस्ट्रिक्स भी बोल सकते हैं। इनकी अगर विशेषताओं की बात करें तो बड़ा सिर होता है इनका, छोटा माथा, बड़ा सिर, छोटा माथा, छोटी ठोड़ी, छोटी नाक, ये सारी चीजें होती हैं। छोटी ठोड़ी, छोटी नाक, इमेज बन रही कि नहीं कुछ, और गहरी भूरी त्वचा। ये इनकी विशेषता है, बड़ा सिर, छोटा माथा, छोटी ठोड़ी, छोटी नाक, गहरी भूरी त्वचा। ऐसे लोग भारत के मध्य क्षेत्र में रहते हैं, ऐसी प्रजाति जो है वो भारत के मध्य क्षेत्र से
ताल्लुक रखती है भारत के मध्य क्षेत्र से संबंधित है। जैसे इसमें हो और भील जनजाति मुख्यतः है। कौन कौन सी हैं वो? हो और भील। हो और भील जनजाति ट्राइब्स, हो एंड भील ट्राइब्स। ऐसा कहा जाता है कि ये जो हो भील प्रजाति जनजाति हैं, इन्हीं लोगों ने भारतीय सभ्यता की नींव रखी। इन्हीं लोगों ने क्या है, भारतीय सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन की नींव रखी, नींव रखी। इसलिए बता रहे हैं ताकि आपकी अगर पोस्टिंग एलाइट सर्विसेज में हो जाए और उसमें भी क्या आपको अंडमान निकोबार पोस्टिंग मिल जाए, तो आपको पता होगा कि हाँ ये इस तरह के लोग हैं, कहाँ के ये मूल निवासी, ये ज्यादातर बिलोंग कहाँ से करते हैं, कौन से कंट्री से करते हैं। ठीक है। तीसरी जो हम रेशियल की बात करेंगे, रेस की बात करेंगे, उसको बोला जाता है मंगोलाइड। मंगोलाइड। इनकी विशेषताओं की बात करें तो पीली त्वचा, भारी पलके, भारी पलके, भीगी पलके नहीं बेटा, भारी पलके, हाँ हम लोग भीगी पलके समझ लो। छोटी आंखें और मध्यम ऊंचाई, छोटी आंखें, मध्यम ऊंचाई, मीडियम हाइट के लोग रहते हैं। ठीक है, ये इनकी विशेषता है। तो जो विशेषताएं कुछ फिगर बन पा रही है, किस तरह के हैं, तो बताइए भारत की कौन से क्षेत्र में सामान्यतः मिल जाएगी प्रजाति? जैसे भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। क्षेत्र में चौथी जो रेशियल है उसकी बात करेंगे, तो उसका नाम है भूमध्य सागरीय या द्रविड़। या द्रविड़। मेडिटेरेनियन और द्रविडियन आप कह सकते हैं।
इस प्रजाति के लोग दरअसल वो आप ये कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता से लेकर के दक्षिण भारत तक मिलते हैं। सिंधु सभ्यता से लेकर के वो दक्षिण भारत तक मिलते हैं। दक्षिण भारत तक मिलते हैं, सिंधु सभ्यता से लेकर के दक्षिण भारत तक मिलते हैं। अगली जो प्रजाति है उसको बोला जाता है पश्चिमी लघु कपाल। पश्चिमी लघु कपाल, वेस्टर्न ब्रैकी या शेफल्स। पश्चिमी लघु कपाल, जैसे ये प्रजाति वो जो मैसूर के कुर्ग हैं, मैसूर के कुर्ग या पारसी समुदाय को इस पश्चिमी लघु कपाल प्रजाति से जोड़ा गया है। और अंतिम प्रजाति जिसको नॉर्डिक या उदीचई बोला जाता है। नॉर्डिक इसकी विशेषताओं की बात करें तो लंबा सिर, लंबा कद और नीली आंखें होती हैं। नीली आंखें सामान्यतः कहाँ के हैं ऐसे लोग? कहाँ के? लंबी लंबी हाइट है, लंबे कद है, नीली आंखें हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। आप साउथ के तो नहीं समझ रहे थे? हाँ उनकी इनकी नहीं, इन लोगों की तो होती है, पंजाबियों में होते हैं, हरियाणा, राजस्थान। नीली आंखें नहीं होती हैं? नहीं, नीली नहीं, आप लोगों ने देखे नहीं कि नीली आंखें वाले? अरे बाप रे, ऐसा तो गाने भी बन गए हैं, नीली आंखें होती तो हैं।
नीली आंखें, हाँ, मतलब ऐसा कहा जाता है कि नीली आंखें होती हैं। आप लोगों को अजीब लगेंगी ना वो, क्योंकि आप लोग क्या नीली आंखें हैं ही नहीं, तो जो एक अलग चीज हो जाएगी वो अजीब ही लगती है कि पता नहीं कहाँ से आ गया एलियन है क्या, पर नीली आंखें होती हैं। ठीक है, कुछ लोग नीली आंखों में फिदा हो जाते हैं, क्या नीली आंखें हैं, पर आप लोगों ने देखा ही नहीं नीली आंखों को, नहीं, फिल्मों में देखा होगा। हाँ फिल्म में भी आप लोग जो है ज्यादा नहीं देखते। तो कुल मिला के भारत की सामाजिक विविधता में प्रजातीय विविधता देख लिया, रेशियल डाइवर्सिटी देख लिया। तो जो गुहा हो या हवर्ट हो, उन्होंने भारत की जो भी नस्ल हैं उनको 6 अलग अलग जो है प्रजाति में बांटा है, अलग अलग प्रजाति में। ये रिपोर्ट दी थी 1931 में। ठीक है, तो अलग अलग विशेषताएं हैं हर प्रजाति की, अलग अलग विशेषताएं, अलग अलग पहचान होती है, अलग अलग क्षेत्र हैं। ठीक है, दूसरा देखेंगे, ये तो हो गया हमारा रेशियल डाइवर्सिटी। दूसरा देखेंगे भाषाई विविधता, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। भाई अलग अलग रूप रंग के तो देख लिए आपने, कद काठी के देख लिए, अब ऐसे भी तो है भारत में, भारतीय समाज में, कि जो अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग बोलियां बोलते हैं, तो ये भी तो एक विविधता है। तो अब बात कर लेंगे भाषीय विविधता की, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की। ये इसलिए बताया जा रहा है कम से कम सामान्य जानकारी आपको पता हो कि हाँ ये जो जाति है, प्रजाति है, भाषा ये कहाँ कहाँ बोली जाती है, कम से कम एक बेसिक जानकारी हो। फिर उसके बाद आंसर राइटिंग जब बनाओगे तो एकदम आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे हम देंगे भाषाई विविधता। भाषाई विविधता, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। देखिए साइमन कमीशन की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में जो है लगभग 222 भाषाएं हैं, जबकि हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को ही शामिल किया गया। ठीक है, और एक अनुमान है कि अगर ये भाषा और बोलियों को जोड़ लिया जाए, गिना जाए टोटल को, तो लगभग भारत में 1600 ऐसी भाषाएं बोली जाती हैं, भाषाएं और बोलियां बोली जाती है 1600, जो और किसी समाज में ऐसा देखना बड़ा मुश्किल होता है। ये भारतीय समाज की विविधता है, भाषाई विविधता है कि देखिए लगभग 1600 भाषाएं बोली हैं। इसलिए आप जाओगे कि लगभग आप देखोगे 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300, 400 किलोमीटर पे अलग अलग भाषाएं, बोलियां, भाषा तो नहीं, बोलियां तो कम से कम बदल ही जाती हैं, बोलियां बदल जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें है। इसमें भी सबसे पहले जब लगभग 1600 भाषा बोली अगर होंगी भारत में, तो इनको कैसे आप लोग डिफाइन करोगे, तो इसकी फैमिली बना दी गई है। ठीक है, लैंग्वेज फैमिली, मतलब कुछ जो है फैमिली बना दी, और जो उनकी बोलियां होती हैं और कुछ भाषाएं होती हैं उनको मेंबर, फैमिली मेंबर, सदस्य। तो ठीक है, जो भाषा परिवार हैं उन भाषा परिवारों को देख लेंगे, उसके अंतर्गत जो भी भाषाएं बोली जाती हैं उनके बारे में पढ़ लेंगे, तो उसमें आसान रहेगा। वरना 1600 बड़ा मुश्किल होता है, 1600 बट भाषाएं देखे तो 222 है, कहाँ तक देखे जाएंगे। ठीक, तो इसलिए फैमिली बनाते हैं। तो भारतीय भाषाओं के भाषा परिवार, इसमें देखेंगे भारतीय भाषाओं के भाषा परिवार, भारतीय भाषाओं के भाषा परिवार। ठीक,
तो भारतीय भाषाओं के भाषा परिवार में सबसे पहले देख लेंगे हम भारतीय आर्य भाषा परिवार। भारतीय आर्य भाषा परिवार कि मतलब ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से लोग हैं जहां पर भारतीय आर्य भाषा बोली जाती है। ठीक है, इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली आप इसको लिख सकते हैं। लैंग्वेज फैमिली। दर्शक, भारतीय समाज की 2/3 से ज्यादा आबादी वो भारतीय आर्य भाषा की किसी न किसी भाषा को इस्तेमाल करती है, बोलती है। तो 2/3 आबादी भारतीय समाज की जो है वो भारतीय आर्य भाषा की कोई ना कोई भाषा को इस्तेमाल करती है। मतलब भाषा परिवार है तो इसमें और भी भाषाएं होंगी। ठीक है, तो इसलिए हमने आसान कर लिया है। तो जो भारतीय आर्य भाषा परिवार है इसकी जितनी भी भाषाएं हैं उन भाषाओं को भारत की जो भारतीय समाज की 2/3 आबादी है वो बोलती है। इसका मतलब एक बड़ा तबका जो है वो भारतीय आर्य भाषा का इस्तेमाल करता है, ऐसे जुड़ी बोलियों का इस्तेमाल करता है। तो 2/3 आबादी इस भारतीय आर्य परिवार की किसी न किसी भाषा से को इस्तेमाल करती है, बोलती है। आप पूरा लिख लेंगे ऐसे, मैंने सोचने का तो इतना नहीं है, पूरा लिख लेंगे जो मैं बोल रहा हूं। भारतीय समाज की 2/3 आबादी भारतीय आर्य परिवार की किसी न किसी भाषा का प्रयोग करती है। जैसे इन भाषाओं की अगर बात करें तो संस्कृत इसमें आ जाएगी, हिंदी इसमें आ जाएगी, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गई, उर्दू हो गया, बांग्ला, नेपाली, कश्मीरी, बांग्ला, नेपाली, कश्मीरी, पंजाबी, उड़िया, असमिया, गुजराती, असमिया, गुजराती, भोजपुरी। भोजपुरी से निरहुआ याद आया कि नहीं? हाँ, वही जो निरहुआ बोलता है, भोजपुरी, मारवाड़ी, गढ़वाली, गढ़वाली, ये कहाँ बोली जाती है गढ़वाली? उत्तराखंड। वो राजस्थान में उतारा है, उत्तराखंड बेटा, उत्तराखंड।
ठीक है, वनडे एग्जाम की तो पक्का है, ठीक आप परेशान ना हो। कोंकणी, अभी सब पता चल जाएगा इसमें कौन सी कहाँ बोली जाती है। कोंकणी आदि ऐसी भाषाएं हैं जो भारतीय आर्य परिवार से ताल्लुकात रखती हैं या भारतीय आर्य परिवार के एक सदस्य के रूप में बोली जाती है। इसको भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार भी बोला जाता है, इसको भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार भी कहा जाता है, इंडो यूरोपियन फैमिली। अब दूसरा देख लेंगे, दूसरा जो भाषा परिवार है वो द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली। आपको पता ना भाषा परिवार क्यों लिख रहा हूं, इस शब्द का मतलब समझ रहे कि नहीं। जैसे हाँ भाई, एक परिवार है, उस परिवार के कई सदस्य होते हैं, कई सदस्यों को मिलकर तो एक परिवार बनता है। इसलिए हमने क्या है भाई, ये जो इतनी भाषाएं हैं, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, नेपाली, कश्मीरी, पंजाबी, उड़िया, असमी, गुजराती, भोजपुरी, मारवाड़ी, गढ़वाली, कोंकणी, ये सब क्या है, हाँ ये सब मेंबर्स हो गए, भाषाओं के सदस्य हो गए, सदस्य भाषाएं हैं, ठीक है, ये सदस्य भाषा है। और इन सबको जब मिलाएंगे तो एक परिवार बन जाएगा, भाषा का परिवार, जिसको भारतीय आर्य भाषा परिवार बोलते हैं। इसमें क्या है, हमने एक ही शब्द में इसका मतलब ये सारी भाषाओं को जोड़ दिया, ताकि हमें याद करने के स्तर पे कम से कम, जैसे ऐसा होता है कि हम इतनी सारी भाषाएं कैसे लिखेंगे, आंसर राइटिंग में तो सीधे सीधे हमें ध्यान आया कि हाँ हम भारतीय आर्य भाषा परिवार की बात कर रहे हैं। तो आपने अगर सीधे आंसर राइटिंग में यही शब्द लिख दिया तो वो समझ आए कि हाँ इसका मतलब है इसमें फिर संस्कृत भी है, हिंदी भी है, उर्दू भी है, ये सारी भाषाएं शामिल हैं। इसलिए हमने अपनी आसानी से, अपने आसान इसको बनाने के लिए इस तरह से हमने अलग अलग कर लिया है, ठीक है। दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली। ये क्या है कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा भाषाई परिवार है। भारतीय समाज में सबसे बड़ा दूसरा भाषाई परिवार, पहला कौन सा था, भारतीय आर्य भाषा परिवार, ठीक है। जो सबसे बड़ा इस भाषा को बोले जाने वाला राज्य है वो तमिलनाडु है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है, वो तमिल, ठीक है। तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़, यहीं लिख दे रहे हैं, यहीं कर्नाटक में कन्नड़, ज्यादातर इसमें दक्षिण के राज्य शामिल हैं। दक्षिण कर्नाटक में तुलु,
तुलु बोली जाती है, तुलु भाषा। केरल में मलयालम, मलयालम। और आंध्र प्रदेश में तेलुगु, ये बोली जाती है ना। तेलुगु। तो कुल मिला के क्या है, ये जो दक्षिण भाषा परिवार है ये भारत के ज्यादातर क्या वो दक्षिण के जो राज्य हैं उन्हें बोले जाने वाली भाषा है। ठीक है, तो अलग अलग भाषा हैं, जैसे तमिल हो गई, कन्नड़ हो गई, तुलु हो गई, मलयालम हो गई और तेलुगु हो गई। ये अलग अलग भाषाएं हैं। कौन सी भाषा परिवार से ताल्लुकात रखती हैं ये? तो द्रविड़ भाषा परिवार से। ठीक है, तीसरा देखेंगे ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली। इसमें देखते हैं कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। इसमें दरअसल वो संथाली, कोल और मुंडा भाषाओं को शामिल किया गया। संथाली, कोल और मुंडा ये जनजातीय भाषाएं हैं। ठीक है, इंग्लिश में यही वो लिखा जाता है बेटा। ठीक है, हाँ यही लिखा है। ये जो भाषाएं ये प्राचीन भारत की प्रमुख भाषाएं हैं। ये क्या है? प्राचीन भारत की प्रमुख भाषाएं हैं। एंशिएंट इंडिया की क्या है? प्रमुख भाषाएं हैं। आप देखोगे अगर राज्य की बात करें तो वो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ये बोली जाती है। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा में ज्यादातर इन्हीं भाषा को का प्रयोग किया जाता है, बोली जाती है। अपने राज्य को भी शामिल करते हैं ना, कहाँ है? आपसे पूछा आपके राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन से परिवार की भाषा बोली जाती है, तो बता पाओगे? हैं? हाँ, भारतीय आर्य भाषा परिवार। ठीक है, हिंदी, उर्दू यही भाषा बोलते हो ना? संस्कृत, तेलुगु तो नहीं बोलता कोई यहाँ? हाँ, ऐसा तो नहीं होगा ना। ठीक, तो हमने ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार देख लिया। अगला देखेंगे चीनी तिब्बती भाषा परिवार।
चीनी तिब्बती भाषा परिवार। चीनी तिब्बती भाषा परिवार, सीनो तिब्बतियन लैंग्वेज फैमिली। चीनी तिब्बती भाषा परिवार, सीनो तिब्बतियन लैंग्वेज फैमिली। ये भाषा ज्यादातर पूर्वी उत्तर राज्यों में बोली जाने वाली भाषा है। पूर्वोत्तर राज्यों में बोली जाने वाली भाषा इस परिवार से ताल्लुकात रखती हैं। नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं वो प्राय इन भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, जैसे नगा भाषा, मिजो, महार। भाषाओं की अगर बात करें तो नगा, मिजो, महार, मणिपुरी, खासी, दफला। मणिपुरी, खासी भाषा है बेटा, दफला, आओ आदि ऐसी भाषा है। आओ, अरे भाषा है, कहते ना जो आप जंगल में फंसाते आदि मानव तो कहते ना आओ आओ, हो, हा हा, और ये तो भाषा है भाई, उनकी वो इस्तेमाल करते हैं। हाँ? दफला, दफला, आओ, खासी, मिजो, महार, 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 नगा, अरे नंगा नहीं, नगा। तुम लोग अंकी भी कहाँ दिख रही तुम्हें यार, नगा लिखा है। हाँ, नगा लिखा है। ये नगा जो है ना बेटा, ये ज्यादातर इसी नगा परिवार की सारी भाषाएं हैं। मतलब इस भाषा परिवार में नगा जो है, नगा भाषा, ये बड़ा परिवार है। मतलब ये समझ लीजिए, ये दादा, उसका लड़का और बाकी ये सब इसके बच्चे। ठीक है, इस तरह से है मामला। और एक और बचा है जिसको बोला जाता है अंडमानी भाषा परिवार। अंडमानी भाषा परिवार। अंडमानी लैंग्वेज फैमिली। तो नाम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां बोले जाने वाली भाषा हो सकती है। ये सबसे छोटा भाषाई परिवार है, ये ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती है। जब कभी आप अगर फंस गए अंडमान में, निकोबार में, तभी ज्यादा है आपको इस्तेमाल करने में आएगी। ठीक है, तो अंडमानी जो भाषा है ये सबसे छोटा परिवार है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बोले जाने वाली भाषा है। सबसे छोटा भाषाई परिवार है। ये प्राय कहां बोली जाती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये बढ़िया जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। भारतीय सौंदर्य आप
जब भारत दर्शन होगा तो आपको ये सारी जगह दिखाई जाएंगी, ठीक है। बस ये कि आप अकेले वहां रहना जाना कि जब तक आपको भाषा नहीं आए, वरना आप इंग्लिश में कितने बड़बड़ाओगे, हिंदी में कितने बड़बड़ाओगे, वो समझ नहीं पाएंगे। ठीक उसी तरह से जैसे आप उनकी नहीं समझ पा रहे, वैसे वो आपकी नहीं समझ पाएंगे ये। और हो सकता है कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि आपकी भाषा में वो प्रेयर टाइप के लगेंगे, प्रार्थना करना चाहिए प्लीज, और उनके यहाँ प्लीज शब्द का मतलब कुछ और होता है कि मारना। आप समझ लीजिए, मतलब आप तो कह रहे प्लीज छोड़ दो, और वो कह रहा है कि प्लीज छोड़ दो, कह रहा है इसका मारो। हो सकता है ऐसे, ठीक है। हो सकता है प्लीज कोई गाली हो कि प्लीज नहीं गलीज कह रहा हो। आप सोच रहे हैं ऐसे में क्या होगा? नहीं, हाँ ऐसे में बेटा आप वो जो कहानी आपने बचपन में पढ़ी होगी ना, छोटे 6th क्लास में जो इतिहास में पढ़ा था, प्राचीन इतिहास, उसमें पता है 2 आदि मानव एक जानवर को टांग के लेके जाते हैं और फिर कच्चा मांस भून के खाते हैं। ये स्थिति हो सकती है आप लोगों के साथ, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि भाषा से डरना नहीं चाहिए, जो ही भाषा जितनी ही भाषा है सीख लो तो अच्छा है, सीख जाओ, ये तो सिखानी तो पड़ेगी आपको, ठीक। तो ये ओवरऑल क्या था, भाषाई विविधता थी, भाषाई परिवारों को हमने देख लिया, ठीक। तो हमने प्रजातीय विविधता देख ली, रेशियल डाइवर्सिटी देख ली, भाषा विविधता, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी देख ली। अब देख लेंगे धार्मिक विविधता। अभी समझ लीजिए आपको भारत दर्शन हो रहा है छोटा सा यही, उसके बाद आंसर राइटिंग लिखेंगे, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद तो आप लोग, आप और हम बैठ के बातें ही करेंगे, क्योंकि बातें समाज को समझना है, पहले सामान्य जानकारी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो तीसरा देखेंगे वो धार्मिक विविधता। रिलीजियस डाइवर्सिटी। धार्मिक विविधता, भारतीय समाज में ये तो आपको पता होगा कि यहाँ अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक धर्म, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और अनेक अन्य जनजातीय धर्म भी हैं, वो लोग भी रहते हैं। तो उनमें से जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और मोटे मोटे तौर पे उनको पढ़ लेंगे, ठीक है। जैसे हम देखेंगे सबसे पहले वो हिंदू धर्म की बात कर लेते हैं। हिंदू धर्म क्या है, भारत में नहीं है? बोले कह मत देना, इसी पर तो सारा मामला हो रहा है। नहीं, हिंदू रिलीजन, इसी पे तो सारा खेल खेलता है। और आप कह रहे हो कि भारत में नहीं है क्या, कि तुमको पाकिस्तान भेज दें क्या? ठीक है, भारत माता की जय। हाँ, मतलब इस बात से ये हो गया कि हाँ मैं हिंदुस्तानी हूं, ठीक है। नहीं बोलोगे तो तब तो कुछ और भी हो सकते हैं। तो हिंदू धर्म क्या है, भारत का प्रमुख धर्म है। ऐतिहासिक रूप से अगर बात करें तो वो वैदिक धर्म था, और वैदिक धर्म का बदलता ही रूप क्या है, वो हिंदू धर्म है। वेदों को मान्यता दी गई इस धर्म में। तो एक तो क्या है, सबसे भारत का सबसे प्रमुख धर्म हो गया, भारत का सबसे प्रमुख धर्म है, जो क्या है, वो वैदिक धर्म का बदला रूप है। वेदों को मान्यता दी गई, जैसे कल ही बताया था, एक तो वर्णाश्रम, वर्ण सिस्टम,
पुरुषार्थ की बात की गई थी, संस्कार, ये जैसे ये सारी व्यवस्थाएं इस धर्म में शामिल है। ठीक है, तो जैसे पुरुषार्थ हो गई, संस्कार हो गए, वर्णाश्रम हो गया, ये सभी व्यवस्थाएं इस हिंदू धर्म में विद्यमान है। हाँ, पुरुषार्थ को पुरुषार्थ लिख लीजिए, पुरुषार्था, संस्कार को संस्कारा, आ लगा दीजिए बस, और क्या लगाओगे बेटा, वर्ण सिस्टम। ठीक, अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या होते हैं, कल बताया इसलिए डिटेल में, पुरुषार्थ, संस्कार, वर्ण, वर्णाश्रम, सारी चीजें बताई। आप देखो हिंदू धर्म में भी अलग अलग संप्रदाय हो गए हैं, अलग अलग संप्रदाय में बट गए, चाहे वो वैष्णव हो, शैव हो, शाक्त हो, अलग अलग संप्रदाय हैं इसमें, चाहे वो वैष्णव हो, शैव हो, शाक्त, संप्रदाय। भले एक तो हिंदू धर्म, उसमें भी अलग अलग संप्रदाय हैं, उसमें भी अलग अलग संप्रदाय में बट गया है, अलग अलग पंथ के लोग भी हैं इसमें, अलग अलग विचारधारा के लोग भी हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग भी हैं, अलग अलग पंथ, जैसे कबीर पंथी हो गए, अंबेडकरवादी विचारधारा को मानने वाले हो गए, अलग अलग है, मनुस्मृति मनुवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हो गए। तो कुल मिला के अंबार है, एक समंदर आप कह सकते हैं पूरा हिंदू धर्म, इसलिए भारत का सबसे प्रमुख धर्म कहा जाता है। दूसरा देखेंगे, इस्लाम धर्म की बात कर रहे हैं। इस्लामिक रिलीजन की बात कर लेंगे, इस्लाम धर्म की बात कर लेंगे। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग वो मुसलमान होते हैं, ये तो हम लोग जानते ही हो। ठीक है, ठीक जिस तरह से हिंदू धर्म को मानने वाले लोग वो हिंदू होते हैं। ठीक, अगर बात करें इस्लाम धर्म की, तो ज्यादातर इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग वो उत्तर प्रदेश में मिल जाएंगे। जो सन केंद्र का इनका सेंटर है वो उत्तर प्रदेश, आपको उत्तर प्रदेश में ज्यादा लोग हैं जो इस्लाम को मानते हैं। बिहार है, पश्चिम बंगाल है, ये भी राज्य हैं, बिहार, पश्चिम बंगाल। ये इसलिए बता रहे हैं, जगह इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम डाइवर्सिटी को पढ़ रहे हैं, ना कि उस धर्म के विशेष के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए सिर्फ हम उस रीजन की, उस क्षेत्र की बात बता रहे हैं, कहाँ किस धर्म को ज्यादा माना जाता है, कौन सा सेंटर में, उसकी बात कर रहे हैं। गुजरात में भी है, गुजरात में तो भाई लिखा जाना ही चाहिए, पता है ना गुजरात में क्यों लिखा जा रहा है। हाँ, तो जो इस्लाम धर्म है इसको मानने वाले लोग वो मुसलमान कहलाते हैं। इस्लाम धर्म का जो सेंटर है वो उत्तर प्रदेश, मतलब जो केंद्र माना जाता है जहां पर ज्यादा आबादी रहती है, वो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और गुजरात जैसे राज्य हैं। ठीक है, अब देख लेंगे इसमें तीसरा, ईसाई धर्म। ये लिख लिया ना।
ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी आप कह सकते हैं, हैं? बरेली। हाँ तो अब बेटा दिल्ली बना कैसे, कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। तो मेन मोटी मोटी जगह बता रहे हैं, ठीक है। और दिल्ली तो पहली बात तो कोई, दिल्ली में आप देखोगे तो पूरा भंडार है, न जाने कितने धर्मों के लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो दिल्ली में तो आपको अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रजाति के लोग मिल जाएंगे। दिल्ली तो एक अलग चीज है? दिल्ली का मतलब, हाँ नहीं, जो मेन सेंटर है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, ठीक है। जहाँ ज्यादा बवाल हो रहे हैं आप कहने लगे वहाँ आबादी है, देखिए बवाल वहीं होता है जहाँ पे एक कमजोर होगा और एक ज्यादा होगा, मतलब एक कमजोर हो गया और एक ताकतवर हो गया। जहाँ पे बराबर ताकतवर होंगे लोग वहां झगड़ा नहीं होता है। जहां पर बराबर शक्ति विद्यमान होंगी वहां दंगे झगड़े के चांसेस, संभावनाएं कम हो जाती हैं। कहाँ ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं? जहां एक पक्ष कमजोर होगा और एक ताकतवर होगा, बहुवाली होगी। जैसे मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, आगे आगे आपकी गाड़ी चल रही है, कार, और अचानक से कार ने ब्रेक मारे, आपकी बाइक जो है उस कार में जाके भिड़ गई। और आप जो है जिम विम करते हो अच्छे, हाँ मुस्टंडे हो, पहलवान टाइप के, और आपने सोचा कि उठा के फेंक दूंगा कार वाले को, कार समेत फेंक दूंगा। और जैसी गाड़ी आपने खड़ी की, अपनी बाइक खड़ी की और गुस्से में गए, जैसी दरवाजा खोला तो अंदर खली बैठा था। तो जो गाली मुंह पे आने वाली थी ना, स्लो वापस हो गए। भैया आराम से चलाया करो ना यार प्लीज, कि बराबर मामला हो गया ना, बराबर ताकत हो गई, ठीक है, झगड़ा नहीं हो यार, प्लीज आराम चलाया करो ना यार। तो आगे गाड़ी आ गई थी, खली सी बोलता ना, आगे गाड़ी आ गई थी इसलिए रोक दी। तो कहा चलो कोई दिक्कत नहीं होती। और सोचो कि मच्छर टाइप का होता तो गाड़ी से तो उठा के फेंके देते कि नहीं। हाँ तो यही चीज है, जहाँ कमजोरी होगी वहाँ झगड़ा होगा, एक कमजोर पक्ष होगा तो वहाँ झगड़ा होने की संभावना है। तो हैदराबाद जैसे क्षेत्र की अगर बात करें तो आप उसमें ज्यादा टेंशन ना लेकिन वहाँ वो मतलब मुस्लिम आबादी ज्यादा है, आबादी की बात नहीं है, ठीक है। वहाँ शासक रहा है, जैसे अब कश्मीर में ये तो नहीं कह सकते कि जो पंडित या हिंदू का बोलवाला है, ठीक है, तो अलग चीज है वो। हालांकि शासन भी हिंदुओं ने किया है, पंडितों ने किया है, वो अलग बात है। ईसाई धर्म की बात करें तो ईसाई धर्म के लोग हिंदुस्तान में हर जगह फैले हैं। क्रिश्चियनिटी की बात करें तो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग दुनिया के, वो दुनिया नहीं, अपने हिंदुस्तान की बात करने पहले तो हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में फैले हैं, हर जगह फैले हैं, ठीक है। इसमें क्या है, संख्या भले ही कम है मगर ईसाइयत में भी आप देखोगे कि दो समुदाय बढ़ जाते हैं। इसको एक बोला जाता है कैथोलिक, पढ़ा क्या नहीं आपने, हिस्ट्री में आपको पढ़ाया होगा, वर्ड हिस्ट्री में, कैथोलिक। और दूसरे होते हैं प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट इंग्लिश में भी ऐसी बोला जाता है बेटा, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। दरअसल कैथोलिक जो है ये मूर्ति पूजा को मानते हैं, ठीक है। ये ईसाई जो है मूर्ति पूजा का प्रचलन है। कैथोलिक जो कि ईसाई धर्म का एक संप्रदाय है, इसमें क्या है, मूर्ति पूजा का प्रचलन है। प्रोटेस्टेंट जो है ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, इसमें मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं है, ठीक है। जैसे आपने देखा ना वो यूं यूं करते हैं क्रॉस, ठीक, हाँ। बेटा बच के रहा इनसे, ये आतंकी हवाई हमला है। तो ये ईसाई धर्म है जो कि, हाँ कैथोलिक क्या है, ये चर्च को भी तवज्जो देते हैं। मतलब तवज्जो का मतलब है कि चर्च
की जो मान्यता है उसको भी मानते हैं, जबकि प्रोटेस्टेंट में ऐसा नहीं है। अब बात करेंगे सिख धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख, सिख धर्म की बात करेंगे। सिखिज्म या सिख रिलीजन की बात कर लेंगे। जो सिख धर्म के मानने वाले अनुयायी हैं और ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ जम्मू कश्मीर की, जम्मू के, कश्मीर के नहीं, जम्मू की, ठीक है। तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आंदोलन होगा, जम्मू के क्षेत्रों में ये सिख धर्म को मानने वाले अनुयायी लोग हैं, ठीक। सिख धर्म की एक बड़ी अच्छी बात है कि इसमें जो जातिवाद है, जातिवाद को तवज्जो नहीं दी है, ठीक है। इसमें क्या है, जातिवाद की मान्यता नहीं है, जातिवाद को तवज्जो नहीं दी है। जो पुरुष होंगे वो अपने नाम के आगे सिंह लगाएंगे, ठीक है, और जो महिलाएं हैं वो कौर। मगर वर्तमान में क्या है, आप देखोगे सिख धर्म में भी जातिवाद के दंश ने डस लिया है, ठीक है। इसलिए सिख धर्म में वर्तमान में आप स्थिति देखोगे तो जो जट सिख हैं तो ये उच्च वर्ग में आते हैं, उच्च वर्ग में माने जाते हैं। और दूसरे हैं चमार सिख, हाँ, ये निम्न वर्ग में माने जाते हैं। तो कुल मिला के जातिवाद का दंश वो अब सिख धर्म में भी आ गया है, ठीक है, सिख धर्म में भी आ गया है। इसके बाद देख लेंगे बौद्ध धर्म। बुद्धिज्म की अगर हम बात करें बौद्ध धर्म अपने में कभी एक प्रभावशाली धर्म माना जाता था। बौद्ध धर्म क्या है, कभी प्रभावशाली धर्मों में रहा। अनेक प्रतापी राजाओं ने इसको संरक्षण भी दिया, माना भी बौद्ध धर्म को। और बाद में क्या हुआ, ये बौद्ध धर्म दो उप संप्रदायों में बट गया, जैसे हीनयान, महायान, इन यानों में बट गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, हाँ, जातिवाद का सिस्टम इसमें नहीं है, ठीक है, जातिवाद का इसमें नहीं है। मगर फिर भी क्या है, जब दो संप्रदाय में बट गया तो इसका प्रभाव थोड़ा कम होता गया। मगर आप देखोगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जब इस धर्म को अपनाया गया तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि हम ना तो हीनयान ना ही महायान, इन संप्रदायों की बात ऐसा नहीं कि पूरी तरह से फॉलो करेंगे, इनको मानेंगे। हम जो है नवयान की बात करेंगे, नवयान, मतलब इसमें जातिवाद का तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो नवयान से बौद्ध धर्म की जो प्रसिद्धि है और बढ़ गई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब से इस धर्म को अपनाया है, ठीक है। अगला देख लेंगे जैन धर्म।
जैनिज्म की बात कर लेंगे। जैन धर्म, जैन धर्म दरअसल ये बौद्ध धर्म के समकालीन ही विकसित हुआ, साथ साथ ही जो है विकसित हुए। ये क्या था? बौद्ध धर्म के समकालीन ही विकसित हुआ, एक ही समय में लगभग ये दोनों धर्म विकसित हुए। आप देखोगे जैन धर्म में इसको मानने वाले अनुयायी भी दो तरह के हो गए, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। इनके अनुयायियों को भी दो तरह के हो गए, इनको श्वेतांबर और दिगंबर बोला जाता है। जैन धर्म में भी वो श्वेतांबर और दूसरे होते हैं दिगंबर। इस धर्म की अगर विचारों की बात करें तो अहिंसा और ब्रह्मचर्य को इस धर्म में सर्वोपरि विचार के रूप में माना जाता है। विचार की अगर बात करें तो वो अहिंसा और ब्रह्मचर्य को अपनाया जाता है। आप देखोगे जो जैन धर्म के जैन लोग हैं वो लोग मतलब एक चींटा जो होता है छोटा सा, उसको मारने से भी कतराते हैं, मतलब हत्या करने से बड़ा कतराते हैं, मतलब ये मान्यता है ऐसी। ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो मांस का कारोबारी है वो भी जैन है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जो इसके विचारों में है, मतलब अहिंसा करने से कतराते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। जैसे इसके उदाहरण श्वेतांबर और दिगंबर में आप देख सकते हो। श्वेतांबर जो मतलब सफेद वस्त्र धारण करते हैं, ये लोग क्या हैं, इसको मानने वाले जो अनुयायी हैं ये सफेद वस्त्र धारण करते हैं। और जो दिगंबर हैं ये कोई वस्त्र धारण नहीं करते हैं। हाँ, ये निवस्त्र रहते हैं। हमने देखा होगा जिसको नांगा बोलते हैं, नांगा महाराज की जय। हाँ, तो ये इसी दिगंबर संप्रदाय से ताल्लुकात रखते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मेरठ का क्षेत्र हाँ ठीक ठाक है, मेरठ के क्षेत्र में है। और राज्य की बात करें तो जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात की राज्यों में इस धर्म को मानने वाले ज्यादा लोग हैं। यूथनेशिया का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी धर्म से निकल के आया है। यूथनेशिया मतलब इच्छा मृत्यु। ठीक है, इच्छा मृत्यु का जो अवधारणा है वो इसी जैन धर्म से निकल के आई। उपवास रखना, जब तक उपवास रखा जाएगा जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए। मोक्ष मतलब प्राण ना निकल जाए। इच्छा मृत्यु अपनी इच्छा से कर रहे हैं। हिंदू धर्म में क्या बोला जाता है इसको? समाधि लेना। बाबा जी समाधि ले रहे हैं, समंदर में जो है समाधि, पहाड़ों में समाधि सच में लेते हैं भाई। ऐसे पहाड़ों में उनके साथी बाबा जी से बता दिए होंगे, बताए ना होंगे। अब बाबा जी जो है ठंड में अकड़ गए बैठे बैठे। ठीक है, तो कब बाबा समाधि ले रहे हैं, गड्ढा खोदा, बाबा जी को विधिवत जो है समाधि लाई, दफना दिया गया। बोला अरे वाह, देखिए मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो अलग अलग परंपराएं हैं, वो भी देखने को मिलेंगी, वही पढ़ने को मिलेंगी, तो बड़ा मजा आएगा। ठीक है, और बाकी अन्य धर्म देख लेंगे। बाकी अन्य धर्म तो है वो छोटे मोटे धर्म, बाकी सब अन्य धर्म है। ठीक, और अंत में देख लेंगे धार्मिक विविधता देख लिया, सांस्कृतिक विविधता की बात कर लेंगे। ठीक है, सांस्कृतिक विविधता।
सांस्कृतिक विविधता, कल्चरल डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। सांस्कृतिक विविधता की अगर बात करें तो अलग अलग खान पान, अलग अलग रहन सहन, अलग अलग राज्य में हो सकता है, एक राज्य में दो दो तीन तीन सांस्कृतिक विविधता हो। जैसे उत्तराखंड की बात करें तो गढ़वाली, कुमायूं अलग अलग संस्कृति को फॉलो करते हैं। तो भारत में सांस्कृतिक विविधता बड़े स्तर पर विद्यमान है। एक एक राज्य में सिर्फ एक ही नहीं बल्कि दो दो तीन तीन चार चार सांस्कृतिक विविधताएं हैं, जो कि बताती है आप उनके खान पान से। राजस्थान में भी देखोगे, गुजरात में मारवाड़ी, मेवाड़ी सब अलग अलग है, ठीक है। अलग अलग उनका खान पीन है, अलग अलग उनकी विचारधारा है, अलग अलग जो है मान्यताएं हैं। तो भारत में आप यही कह सकते हैं कि भारतीय समाज में सांस्कृतिक विविधता एक बड़े स्तर पर है। सांस्कृतिक विविधता बड़े स्तर पर है। वो अलग अलग राज्य में, एक एक राज्य में दो दो तीन तीन चार चार मान्यताएं होती है। जैसे आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य में वो गढ़वाली और कुमायूं संस्कृति क्षेत्र मिलते हैं। उत्तराखंड में आप देखोगे वो गढ़वाली और कुमायूं कल्चरल रीजन, सांस्कृतिक क्षेत्र आपको मिल जाएंगे। राजस्थान में आप देखोगे तो मारवाड़, शेखावटी, मेवाड़, शेखावटी, मेवाड़ अलग अलग सांस्कृतिक क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखोगे तो ब्रज, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवधी, बुंदेलखंड, ब्रज, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवधी, बुंदेलखंडी अलग अलग सांस्कृतिक क्षेत्र हैं। रोहिलखंडी भी आप लिख सकते हैं, रोहिलखंड का क्षेत्र जो कि बरेली वाला क्षेत्र है, बरेली बदायूं वाला क्षेत्र जो है। गुजरात में आप सौराष्ट्र और कच्छ और कच्छ, बिहार की अगर बात करें तो भोजपुरी और मिथिला, मगही, भोजपुरी, मिथिला, मगही अलग अलग सांस्कृतिक क्षेत्र, कल्चरल रीजन आपको देखने को मिल जाएंगे।
तो ये थी भारतीय समाज की विविधता, सोशल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इसमें हमने 4 पॉइंटों को डिस्कस किया, ठीक है। पहला था वो प्रजाति विविधता, रेशियल डाइवर्सिटी। इसमें अलग अलग हमने रेसेस को देखा, नस्ल प्रजातियों की बात की, जिसमें 6 हमने नस्ल प्रजातियों की बात की थी। दूसरा था भाषाई विविधता, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। इसमें भी हमने जो भारतीय समाज में बोले जाने वाली अलग अलग भाषाएं हैं उनको एक भाषा परिवार में बांट करके देखा। भाषा परिवार में हमने 3 भाषा परिवार को बांट दिया, उसमें भी जितनी भाषाएं अलग अलग क्षेत्रों से ताल्लुकात रखती हैं वो सब देख लिया। फिर तीसरे नंबर पर हमने डिस्कस किया था धार्मिक विविधता, जिसमें हमने भारतीय समाज में या भारतीय समाज के लोग जिन धर्मों को अपनाते हैं, जो विद्यमान हैं, उन सभी धर्मों की बात की। लगभग मोटे धर्मों की तो हमने बात कर ली, जो बड़े बड़े धर्म है, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इन सब धर्मों की बात कर ली, ठीक है। और अंत में जो डिस्कस किया था हमने वो सांस्कृतिक विविधता, कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में। इसमें हमने देख लिया कि एक राज्य, क्योंकि भारत के समाज में सांस्कृतिक विविधता बड़े स्तर पर है, तो एक राज्य में हो सकता है 1 या 2 या 3 से ज्यादा अधिक संस्कृति है। उनका खान पीन, रहन सहन, बोली, भाषाएं, ये सब एक संस्कृति को बताती हैं, एक संस्कृति की पहचान को बताती हैं। तो आज हमने डिस्कस कर लिया भारत की सामाजिक विविधता। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक, कल मिलूंगा।